हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक। और आपने पिछले पार्ट में आनुवांशिक कोड के बारे में, आनुवांशिक कोड की सारणी के बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में आपने अध्ययन किया था। ठीक है, तो आज अपना दूसरा टॉपिक चलता है न्यूक्लिक अम्ल। क्या चलेगा? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी फ्रेडरिक माइस्चर ने की थी। कहाँ पर की थी? पश कोशिकाओं में की थी। पश कोशिकाओं में की थी। ठीक है, किस कोशिकाओं में की थी? पश कोशिकाएं, जो मवाद वाली कोशिकाएं हैं उसमें की थी। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है क्या वो सभी जीवों में पाया जाता है? हाँ, जो न्यूक्लिक अम्ल है वो सभी जीवों में पाया जाता है और सभी जीवों के अंदर एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? एक आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो अगली लाइन यही है कि सभी जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ, सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। और ये जो न्यूक्लिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल है, जो उनकी इकाइयाँ हैं, एकलक इकाइयाँ या बहुलक इकाइयाँ। ठीक है, अपन बात करते हैं एकलक इकाइयों की। किसकी बात करते हैं? एकलक इकाइयों की, यानी मोनोमर्स की। जो न्यूक्लिक अम्ल के मोनोमर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। जबकि और ये न्यूक्लियोटाइड मिल जाएं तब क्या बनाएंगे? एक श्रृंखला का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ध्यान रखना, न्यूक्लिक अम्ल के जो एकलक हैं, मोनोमर्स हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लिक अम्ल के प्रकारों की। न्यूक्लिक अम्ल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, डीएनए और आरएनए। इसकी फुल फॉर्म आप जानते हो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इतना आपको पता ही है। तो एक चार्ट के द्वारा इस डीएनए और आरएनए के प्रकारों का हम अध्ययन कर लेंगे और आगे इनका क्या करेंगे? विस्तृत रूप से इनका क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अब देखते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए को 5 भागों में कन्वर्ट किया गया है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, आप देखते हैं कि ये है क्या है। देखो, ए डीएनए, बी डीएनए, सी, डी और जेड डीएनए के अंदर इनका अंतर क्या है? मुख्य रूप से इनका कुंडलन का अंतर होता है। किसका कुंडलन? कौन से कुंडलन का अंतर होता है? दक्षिणावर्त और वामावर्त कुंडलन। ठीक है, और ये कितने डिग्री पर ये झुके हुए होते हैं, कितने डिग्री पर ये कोण पर उपस्थित होते हैं, तो इनका अंतर होता है। ठीक है, और इनके कार्य में भी थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये हो गए 5 प्रकार के डीएनए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका अंतर क्या है? कुंडलन है। क्या है? कुंडलन है। दक्षिणावर्त है या वामावर्त है। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के इसमें कुंडलन है इन डीएनए में। तो इनका अंतर ही क्या है? इनके प्रकारों को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं आरएनए की। ठीक है, जो ये आरएनए है ये 3 टाइप से है। कौन कौन से? एमआरएनए यानी मैसेंजर, यानी कौन सा है? मैसेंजर, संदेशवाहक आरएनए। और दूसरा है आरआरएनए, राइबोसोमल। कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है स्थानांतरण आरएनए यानी ट्रांसफ़र। कौन सा है? ट्रांसफ़र आरएनए।
ठीक है, 3 प्रकार के RNA हैं। कौन कौन से? mRNA, rRNA और tRNA। अब देखो mRNA को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक तो मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है, तो समझ में आ गया mRNA को कितने भागों में डिवाइडेड किया गया है? मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक। अब बात करते हैं अपन rRNA की। ठीक है, अब जो rRNA है इसे भी 2 भागों में डिवाइडेड किया है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में और एक यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने प्रकार के हैं? ये है 70S प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का? 70S प्रकार का। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने हैं? 80S प्रकार का। ठीक है, अब जो 70S है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, 50S और 30S। ठीक है, कौन कौन से 2 भागों में डिवाइडेड है? 50S और 30S। अब जो 50S है और ये 30S है, ये फिर डिवाइडेड है किसमें? 23S में, 16S में और 5S में। ठीक है, ये डिवाइडेड है। इसी प्रकार ये यूकैरियोटिक है जो 80S है, ये 60S और 40S 2 भागों में डिवाइडेड है। और फिर इनमें भी ये क्या है? 28S, 18S और 5S। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था, सेल बायोलॉजी में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, एक बार ये फिर से दोबारा आ गए हैं यहाँ पे, तो आपको देख लेना। ये देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, कितने भागों में डिवाइडेड है? 70S को 2 भागों में डिवाइडेड किया, 50S, 30S, इसमें 23S, 16S और 5S। इसी प्रकार यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 28S, 18S और 5S के रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। आज अपना टॉपिक है न्यूक्लिक अम्ल। खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। और किस कोशिकाओं में की थी? मवाद कोशिकाओं में या पश कोशिकाओं में की थी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। इनमें जो सभी जीव हैं उनके कोशिकाओं में पाया जाने वाला जो भी आनुवांशिक पदार्थ है क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल कहलाता है। और न्यूक्लिक अम्ल केवल कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल के मोनोमर यानी एकलक न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल है 2 प्रकार के हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, और डीएनए को 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी और जेड डीएनए। और आरएनए को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मैसेंजर, राइबोसोमल और ट्रांसफ़र। ठीक है, जो मैसेंजर है मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक में डिवाइडेड है। और जो आरएनए यानी अर्थात राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में डिवाइडेड है। ठीक है, और ये ट्रांसफ़र आरएनए है, ये स्थानांतरण का जो हमारे संदेश है उन्हें क्या है? स्थानांतरण करते हैं जीनों के द्वारा। ठीक है, देखो अब अपना अगला टॉपिक चलता है न्यूक्लिक अम्ल का जैव रासायनिक संगठन। ठीक है, अब न्यूक्लिक अम्ल में आपको पता ही है 2 भाग हैं, डीएनए और आरएनए। तो हमें क्या करना है? डीएनए और आरएनए का रासायनिक संगठन पढ़ना है कि वो किन किन पदार्थों के द्वारा बने हुए हैं, किन किन शर्कराओं के द्वारा बने हुए हैं, किन किन नाइट्रोजनी क्षारकों के द्वारा बने हुए हैं और किन किन फास्फोरिक अम्ल के द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखो इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। अगर न्यूक्लिक अम्ल में, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर न्यूक्लिक अम्ल में शर्कराएँ, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल, ठीक है, ध्यान से सुनना बात, अगर न्यूक्लिक अम्ल में शर्कराएँ, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल उपस्थित है, ठीक है, तो वो किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करेंगे। ठीक है, या न्यूक्लियोटाइड्स कहलाएंगे। ठीक है, और अगर उसमें शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक है, अगर उसमें शर्करा और नाइट्रोजनी क्षारक हैं तो वो किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करेंगे।
अर्थात वो क्या कहलाएंगे, न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। तो समझ में आ गया न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। तो जैव रासायनिक संगठन में दो शब्द पहले आते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। अब देखो न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 वर्ड आते हैं, शर्कराएं, नाइट्रोजनी क्षारक और फास्फोरिक अम्ल। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या आते हैं, शर्कराएं और नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, शर्कराएं क्या होती हैं, नाइट्रोजनी क्षारक क्या होते हैं और फास्फोरिक अम्ल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आता है अपना शर्कराएं। ठीक है, और जो जो न्यूक्लिक अम्ल है, इसमें जो भी शर्कराएं पाई जाती हैं वो पेंटोज शर्करा के रूप में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पेंटोज शर्कराओं के रूप में पाई जाती है। या फिर हम ऐसे कहें कि इस न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाई जाती है, पेंटोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पेंटोज शर्करा। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक तो है राइबोज शर्करा और दूसरी है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। ठीक है, समझ में आ गया। राइबोज शर्करा का रासायनिक सूत्र क्या है, C5H10O5। क्या है, C5H10O5। जो ये राइबोज शर्करा है, ये किस में पाई जाती है, RNA में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, RNA में पाई जाती है। और इसका जो सूत्र है वो क्या है, C5H10 और O5। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अपन क्या करते हैं, सूत्र की बात करते हैं कि देखो ये रहा सूत्र इसका, राइबोज शर्करा का सूत्र ये रहा। ठीक है, अपन ने क्या किया, पहले पेंटोज वलय बना ली। क्या बना ली, पेंटोज वलय बना ली। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें कार्बन को हमने क्या किया, व्यवस्थित किया। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और फोर्थ कार्बन, और फोर्थ कार्बन के ऊपर यहाँ क्या है, 5वां कार्बन। ठीक है, और ये क्या है, ऑर्थो समूह है। क्या है, ऑर्थो समूह है। जो ये फास्फोरिक अम्ल है, ठीक है, वो क्या है, ऑर्थो के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार ये क्या है, एक ऑर्थो समूह है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें कार्बन कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए। ठीक है, अब 5 कार्बनों पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्यवस्थित करेंगे। तो HOH, 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 H और OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फास्फोरिक अम्ल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या यह सही है हमारा। तो अब देखते हैं, 5 कार्बन तो आपको पहले गिना ही दी, हाइड्रोजन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे आ जाएगा अपना CH2OH। क्या आ जाएगा, CH2OH। ठीक है, तो ये क्या हो गए, 10 हाइड्रोजन और क्या हो गए, 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, ये राइबोज शर्करा का सूत्र है। ठीक है, तो ये वाला आपको बनाना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे शर्करा के प्रकार की, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, DNA में पाई जाती है। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C5H10O4। C5H10O4। अंतर कितना सा है, यहाँ पर O5 है और यहाँ पर क्या है, O4 है, अर्थात 1 ऑक्सीजन का अंतर है। इसलिए इसमें क्या लिखा, डीऑक्सी, क्योंकि इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, डीऑक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन की कमी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो दूसरा कार्बन है इस कार्बन पर, उसमें क्या करेंगे, अपन 1 ऑक्सीजन को घटा देंगे। ठीक है, जो इस प्रकार है। ठीक है, ये क्या है, किसका है, ये डीऑक्सी का है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। जैव रासायनिक संगठन में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइडों का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें शर्कराएं, नाइट्रोजन क्षारक, फास्फोरिक अम्ल, यानी 3 भाग पूरे हैं तो न्यूक्लियोटाइड, अगर 2 भाग हैं तो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो अब बात करते हैं शर्कराओं की। शर्कराओं कितने भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है।
एक तो राइबो शर्करा के रूप में और डीऑक्सी राइबो शर्करा के रूप में। और इन दोनों में अंतर कितना सा है, एक ऑक्सीजन का है। कितना सा है, एक ऑक्सीजन का है। ठीक है, इनके रासायनिक सूत्र क्या है, C5H10O5 और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C5H10O4। और इनके जो संरचना है वो यारी, जो ये पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसमें जो शर्कराएँ हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं, पेंटोज शर्करा के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं, और मैंने आपको पहले बता दिया जो डीऑक्सी राइबो शर्करा है, जिनमें ऑक्सीजन की कमी कौन से कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। किस पे कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। ये पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो पेंटोज शर्करा है वो पहले कार्बन पर तो नाइट्रोजनी क्षारकों को जोड़ती है। ठीक है, जो भी बेस आएगा, जो भी क्षार आएगा वो पहले कार्बन पर जुड़ेगा। ठीक है, और पांचवें कार्बन पर क्या जुड़ेगा, फास्फोरिक अम्ल जुड़ेगा। तो पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षारक व पांचवें कार्बन पर, तो यहाँ पे लिख लेना आप, पांचवें कार्बन पर, पांचवें कार्बन पर फास्फोरिक अम्ल जुड़कर न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। पेंटोज शर्करा में पहले कार्बन पर क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है, और पांचवें कार्बन पर क्या है, फास्फोरिक अम्ल है। फास्फोरिक अम्ल कौन सा होता है, H3PO4। ठीक है, ये क्या है, फास्फोरिक अम्ल है। ठीक है, जुड़कर क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइडों का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार ये इसकी संरचना रही। ठीक है, कोई भी क्षारक है वो पहले कार्बन पर जुड़ गया, बेस जोड़ दिया। ठीक है, और फिर पांचवें कार्बन पर अपन ने इसको जोड़ दिया, इसको H3PO4 को। समझ में आ गया। अब बात करते हैं फास्फोरिक अम्ल की, H3PO4। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये फास्फोरिक अम्ल है किस रूप में पाया जाता है, ऑर्थो रूप में पाया जाता है। और ये मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था, और एक बार यहाँ और देख लो क्या है, जो ये फास्फोरिक अम्ल है वो किस रूप में पाया जाता है, ऑर्थो के रूप में पाया जाता है। 3 क्रम होते हैं, ऑर्थो, मेटा और पैरा, और ये किस क्रम में है, ऑर्थो के क्रम में है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आ जाता तो मेटा हो जाता, और यदि इस पर आ जाता तो क्या हो जाता, पैरा हो जाता। ठीक है, तो ये किस क्रम में है, ऑर्थो के क्रम में है। अब बात करते हैं, यह न्यूक्लिक अम्ल को अम्लीय गुण प्रदान करता है। क्या करता है, अम्लीय गुण प्रदान करता है। कौन, फास्फोरिक अम्ल। ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में, न्यूक्लिक अम्ल को अम्लीय गुण कौन सा तत्व प्रदान करता है। ऑप्शन में आता है शर्कराएँ, फिर ऑप्शन में बी में आता है क्षार, ऑप्शन सी पे आता है फास्फोरिक अम्ल, और डी पे आता है कोई भी नहीं। तो आपको ध्यान रखना है जो फास्फोरिक अम्ल है वही क्या है, अम्लीयता का गुण प्रदान करता है। ठीक है, और अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यह एक क्या है, पेंटोज शर्करा में पांचवें कार्बन पर उपस्थित होता है, जबकि दूसरी जो श्रृंखला की दूसरी कार्बन पेंटोज शर्करा है, श्रृंखला की जो दूसरी पेंटोज शर्करा है वो तीसरे कार्बन से जुड़ जाती है, और तीसरे कार्बन से जुड़कर क्या करते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये देखो पहले पेंटोज शर्करा में कौन से कार्बन पर है, पांचवें कार्बन पर। तो ये रही पहली पेंटोज शर्करा कौन से कार्बन पर है, जो फास्फोरिक अम्ल है वो कौन से कार्बन पर है, पांचवें कार्बन पर है। किस कार्बन पर है, पांचवें कार्बन पर फास्फोरिक अम्ल है। और अब क्या है, जो दूसरी पेंटोज शर्करा है उसमें क्या है, तीसरे कार्बन पर है। किस कार्बन पर है, तीसरे कार्बन पर है। और फिर जो अगला तीसरी पेंटोज शर्करा आएगी उसमें फिर कहाँ से आ जाएगा, ये पांचवें कार्बन श्रृंखला पर आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या है, एक नई श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और ये आपस में किस बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो एक बार इन्हें देख लीजिए।
देखिए अब आता है अपना तीसरा पॉइंट, नाइट्रोजनी क्षारक। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, या डीएनए में कितने प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं, या आरएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो बच्चों अपना एक यहाँ ध्यान रखना, अगर वह न्यूक्लिक अम्ल में पूछे, किस में पूछे, न्यूक्लिक अम्ल में पूछे, तो कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक हैं, 5 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक हैं। अगर वो डीएनए और आरएनए में पूछे तो 4 प्रकार के, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक हैं। अब बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है, क्या है, जो न्यूक्लिक अम्ल है उसमें कितने प्रकार के आ रहे हैं, 5 प्रकार के आ रहे हैं क्षारक। अब बात करते हैं 5 प्रकार के क्षारक कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। कौन कौन से हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन या थाइमिडिन और यूरेसिल। ठीक है, ये 5 प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि सबको पता होता है डीएनए में 4 प्रकार के होते हैं और आरएनए में 4 प्रकार के होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल में भी कितने होंगे, 4 प्रकार के होंगे। गलत बात, न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं 5 प्रकार के, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के अंदर ही डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। ठीक है, जब आप वहाँ थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल करते हो, किसमें, आरएनए में, तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही हैं, थाइमिन और यूरेसिल किसके अंदर हैं, न्यूक्लिक अम्ल के अंदर है, इसलिए यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं, ये बात को ध्यान रखना। और जबकि डीएनए में कितने हैं, 4 प्रकार के, कौन कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, थाइमिडिन और साइटोसिन, ये हो गए 4 प्रकार के। इसी प्रकार आरएनए में भी 4 प्रकार के हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या है, यूरेसिल। क्या है, यूरेसिल। ठीक है, तो ये हो गए, समझ में आ गया, न्यूक्लिक अम्ल में कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के, और डीएनए में कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, और आरएनए में कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के। अंतर कितना है डीएनए और आरएनए में, कि इन दोनों का अंतर क्या है, थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन क्षारकों को संरचना के आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है, 2 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में बांटा गया है, 2 समूहों में बांटा गया है। एक तो प्यूरिन समूह है और एक क्या है, प्रिमिडिन समूह है। कौन कौन से हैं, प्यूरिन समूह और प्रिमिडिन समूह। अब जो प्यूरिन समूह है इसमें क्या आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन आते हैं। क्या आते हैं, एजी आता है, एडेनिन और ग्वानिन आता है। प्यूरिन में क्या आता है, एजी। ठीक है, ये याद रखना योग्य बात है। ये पूछे जाते हैं प्रिमिडिन समूह में किन किन कौन कौन से क्षारक आते हैं और प्यूरिन समूह में कौन कौन से क्षारक आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्यूरिन समूह में एजी आता है और प्रिमिडिन समूह में क्या आता है, TCU आता है। क्या आता है, TCU। तो आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, अब बात करते हैं ए व जी की। जो ए व जी है वो किस समूह में पाए जाते हैं, एक तो बेंजीन वलय के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में, बेंजीन 6 कार्बन श्रृंखला के रूप में, या फिर एक इमेडोजॉल वलय, इमेडोजॉल वलय के रूप में उपस्थित होते हैं। जो प्यूरिन समूह है वो किस रूप में पाया जाता है, या फिर बेंजीन वलय के रूप में पाया जाएगा या फिर इमेडोजॉल वलय के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो बेंजीन वलय और इमेडोजॉल वलय। ठीक है, तो अब देखते हैं जो एडेनिन का क्या है रासायनिक संगठन है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है वो डबल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से, और नाइट्रोजन डबल एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा कार्बन से जुड़ा होगा। फिर कार्बन डबल बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन से, इस प्रकार पर सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा रहेगा। तो इस प्रकार ये जो बनेगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जहाँ यह कार्बन है यहाँ पर क्या है, इसमें एमीन समूह जुड़ रहा है, जबकि एडेनिन में एमीन समूह है ही नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर एमीन समूह जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। अगर एमीन समूह नहीं जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। और एक बात यहाँ और ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है
एडेनिन और ग्वानिन के अंदर। यदि एमीन आ जाए तो ग्वानिन है और डबल बॉन्ड आ जाए ग्वानिन है। ठीक है, अगर एमीन नहीं आए किस पर, कार्बन पर, तो ये क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार प्रिमिडीन है, जो प्रिमिडीन समूह है, प्रिमिडीन समूह का निर्माण किससे होता है, एक बेंजीन वलय से होता है या 6 कार्बन वाले श्रृंखला से होता है, या 6 कार्बन की वलय से होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रिमिडीन समूह में क्या क्या आते हैं। प्रिमिडीन समूह में थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। क्या आता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल आता है। अब थाइमिन की स्ट्रक्चर क्या है, अगर स्ट्रक्चर के अंदर CH3 मैथिल समूह जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो और यहाँ पे ऑक्सीजन है ये कार्बन के साथ, कार्बन के साथ क्या है, डबल बॉन्ड के साथ यदि ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं 2 बार और 1 बार मैथिल, 2 ऑक्सीजन और 1 मैथिल जुड़ रहा है, ठीक है, तो क्या है, थाइमीन है। क्या है, थाइमीन है। ठीक है, और यदि और साइटोसिन की बात करें, साइटोसिन में तो क्या है, एक तो ऑक्सीजन है, एक एमीन है, और मेथिल क्या हो गया, लुप्त हो गया। किसमें, साइटोसिन में। किसमें आ गया, साइटोसिन में। तो ये संरचना का अंतर है। ठीक है, इसमें एमीन समूह और एक और ऑक्सीजन समूह जुड़ा रहेगा कार्बन से। ठीक है, बाकी क्या है, सब सेम है। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन समूह हैं, लेकिन जो ये 2 ऑक्सीजन समूह जुड़े रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, मेथिल समूह नहीं है। क्या है, मेथिल समूह नहीं है। अगर मेथिल समूह नहीं है तो यूरेसिल, अगर मेथिल और एक ऑक्सीजन समूह नहीं है तो साइटोसिन, और ठीक है, और जिसमें मेथिल समूह और 2 ऑक्सीजन समूह उपस्थित हैं उसे क्या कहेंगे, हम थाइमीन कहेंगे। ठीक है, तो ये देख लो एक बार और अपनी कॉपी में उतार लो। अगर कोई समस्या हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों के पास है, और जब आप वीडियो देखोगे तो क्वेरी आता है एक ऑप्शन, उसमें अपनी समस्या को आप डाल सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल।